नमस्कार। भारत के संविधान हमारा संविधान के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने बात करी कि भारत का संविधान क्या है और संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। आज के इस संक्षिप्त से वीडियो में मेरी कोशिश है कि भारत के संविधान बनाने के इतिहास के बारे में आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊं। क्या भारत का इतिहास जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया तो उसे एक कोरे कागज से बनाया? कब से पहला विचार आया था कि भारत में एक ऐसा संविधान होना चाहिए जिसे भारत के लोगों ने स्वयं बनाया हो? इसका इतिहास बड़ा लंबा है और 15 से 20 मिनट में ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कुछ चुनिंदा बातों को आज मैंने इस वीडियो में शामिल करने का निर्णय किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं शुरुआत से। 1914 जब दुनिया भर में पहले विश्व युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, ब्रिटिश एम्पायर ने जितनी भी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था उनसे इस बात की मांग करी कि जर्मनी के खिलाफ उनका सपोर्ट किया जाए। तो कुछ ऐसे लोग जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश सिटीजन्स थे, लेकिन भारत की तरफ हमदर्दी रखते थे, चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिले, जिसमें से पहला नाम जो जहन में आता है वो है एनी बेसेंट का। उन्होंने कहा कि ये जो है, जहां ब्रिटिश एम्पायर मांग कर रहा है कि भारत उसे सपोर्ट करे जर्मनी के खिलाफ, इसे भारतीय लोगों को अपनी आज़ादी की मांग करने के लिए एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। एनी बेसेंट पे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। देखिए, एनी बेसेंट पहली बार भारत में आई 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम को लेकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम आपने शायद जिद्दू कृष्णमूर्ति के संबंध में सुना होगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति बहुत छोटे थे और अपने भाई और पिताजी के साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो ऑफिस था उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। जब एनी बेसेंट और उनके कुछ साथी उनसे मिले तो उन्हें लगा कि ये मासूम बच्चा जो है, यही वो व्यक्ति है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी दावा करता है कि एक विश्व गुरु की मांग, यही बच्चा बड़ा होके जो है वो विश्व गुरु बनेगा। एनी बेसेंट ने एक तरह जिद्दू कृष्णमूर्ति को अपने बच्चे की तरह मान लिया और सालों दर सालों जो है उनकी तैयारियों में काम जुट हो गई और उनको तैयार करने की कोशिश करी। खैर, ये अलग कहानी है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने 1929 में जब अपना बड़ा पहला लेक्चर दिया, दुनिया भर के मेंबर्स जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के इकट्ठा हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस विश्व गुरु की बात को नहीं मानता और धीरे धीरे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही अलग हो गए। लेकिन एनी बेसेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी के कारण भारत में आना, लेकिन भारत आने के बाद यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियों में उन्होंने जमकर हिस्सा लेना शुरू किया। 1917 में एनी बेसेंट जो आज़ादी से अपनी बातें कह रही थी भारत की आज़ादी के संबंध में, ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को 1917 में गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी का असर कुछ इस प्रकार हुआ कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ही एकजुट होकर ये कहने लगी कि उन्हें रिहा कराया जाए। उन्हें यदि रिहा नहीं कराया जाएगा तो वो सड़कों पर उतर आएंगे। जैसे ही एनी बेसेंट को रिहा कराया गया, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि वो सीधे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। अब ये भी जानना ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है कि एनी बेसेंट जो है, उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसे कहते हैं विमेन्स इंडिया एसोसिएशन, WIA। और ये इस बात पे भी इंगित करता है कि जब हम सोचते हैं कि महिलाओं की क्या भूमिका रही भारत के संविधान बनाने के इतिहास में, तो WIA का नाम जो है वो आना बहुत ज़रूरी है। तो विमेन्स इंडियन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एनी बेसेंट ने एक 255 मेंबर्स की कमेटी बनाई जिसने पहली बार एक ड्राफ्ट तैयार करा। इस ड्राफ्ट को कहा जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल और ये पृष्ठभूमि देता है भारत के संविधान की। एनी बेसेंट का एक स्ट्रैटेजी भी था। वो चाहती थी कि उनके लेबर सरकार में ब्रिटेन में जो कुछ दोस्त हैं उनके माध्यम से इस एक्ट को पास करा दिया जाए ताकि भारत को आज़ादी मिल जाए। लेकिन कुछ इस प्रकार बात हुई कि लेबर सरकार जो है वो ब्रिटेन में नहीं आ पाई, वो इलेक्शन हार गए। तो एनी बेसेंट का पूरा सपना जो है वो धरा का धरा रह गया और उसी तरह से धरा का धरा रह गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया
बिल। लेकिन 1928 में इसी बिल के ऊपर बिल्ड करते हुए एक दूसरी रिपोर्ट आई जो भारत के संविधान के बारे में, जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट में काफ़ी सारी नई बातें तो नहीं कही गई, लेकिन ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था उसी की काफ़ी सारी बातों को सम्मिलित कर दिया गया। लेकिन इन दोनों रिपोर्ट में जो एक ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पहली बार ये कहा गया कि भारत में हर किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज, वर्ग, लिंग, जात का क्यों ना हो, उसे बराबरी का अधिकार होना चाहिए, उसके साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो बहुत बाद में जब हम भारत का संविधान समझने की कोशिश करेंगे, ये जानना ज़रूरी है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है, इसका इतिहास क्या है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये दो बिल हुए, लेकिन उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आया वो आया 1930 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन पास किया। और ये पहली बार भारत के सारे जो बड़े लीडर्स थे जो हमारी आज़ादी का आंदोलन लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत जो है अब वो केवल और केवल पूर्ण स्वराज की बात पे ही अडिग रहेगा और डोमिनियन स्टेटस, मतलब कि हमारे पे राज तो ब्रिटिश सरकार करे लेकिन कुछ अधिकार हमें दे दिए जाएं, इस तरीके का मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन पास होने के बाद ही भारत में शुरू हुआ जिसे हम सब जानते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो पहला पार्ट था वो था गांधी जी द्वारा निकाली गई सॉल्ट मार्च, जिसे हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद जब गांधी जी मिले वाइसरॉय से, लॉर्ड अरविंद से, ब्रिटिश एम्पायर के, तो उन दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसे हम कहते हैं गांधी अरविंद पैक्ट। और इसमें यह कहा गया कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, राजनीतिक कैदी हैं, भारत के बहुत सारे ऐसे नेता जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन सबकी रिहाई होगी और ये जो सॉल्ट पे बना, नमक पे बना जो कानून है, इसे भी वापस लिया जाएगा। इस प्रकार से कुछ समय के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तो रोक दिया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1920 से ये जो एक मांग शुरू हुई कि भारत को एक संविधान चाहिए जो हमारे द्वारा बनाया गया हो, ये बात जो है वो तुल पे तुल पकड़ती चली ही गई। अब आते हैं थोड़ा आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, संविधान बनाने के पहले भारत में क्या कानून व्यवस्था थी? इसके लिए बहुत सारे कानून थे, लेकिन दो कानूनों को समझना जरूरी है। पहला जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और उसी में सुधार संशोधन करते हुए आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्यों मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे आपसे बातचीत करना चाहती हूं, ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पहली बार दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें करी। पहली बात तो ये कि ब्रिटिश एम्पायर से, जो कि पूरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिटरी और फेडरल में अंतर होता है, एकाकी और संघीय में परिवर्तन होता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहली बार आया तो पूरा पावर जो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के पास था, उस यूनिटरी फीचर से, एकाकी फीचर से पहली बार एक संघीय सिस्टम की तरफ भारत मूव होना शुरू हुआ। इसका क्या मतलब है? देखिए, ब्रिटिश एम्पायर में भारत की जितनी भी टेरिटरी थी, जितनी भी क्षेत्रफल था, उसे दो मोटे मोटे भागों में बांटा गया। एक तो वो जिन्हें हम कहते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब प्रांत मान लीजिएगा, जो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के पूरे पूरे कंट्रोल में थे। और दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट, मतलब वो एरियाज, वो क्षेत्रफल, वो टेरिटरी जो राजा रजवाड़ों के कंट्रोल में थी। अब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उसमें भी पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये एक स्कीम लेकर आई गई कि सेंट्रल और स्टेट, जैसे आज हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में पावर्स का विभाजन करता है, ये स्कीम पहली बार आई 1935 में। तो सेंट्रल लेवल पर क्या स्कीम थी? देखिए, सेंट्रल लेवल पर भारत के एक गवर्नर जनरल थे। ये गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन करता था? ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश ताज, मतलब ब्रिटिश की रानी। इस गवर्नर जनरल के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कौन अपॉइंट करता था? ये पूर्ण तरीके से नॉमिनेटेड होती थी, मतलब नामांकित होती थी।
ज्यादातर मुद्दों पर गवर्नर जनरल का काम होता था पूरे इंडिया भर में कि वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात को, उनकी ओपिनियन को माने। लेकिन गवर्नर जनरल के पास ये भी अधिकार था कि कुछ ऐसे मामले जहां पे ब्रिटिश सरकार के कोई भी अधिकार किसी भी तरीके से अफेक्ट होते हो, कॉम्प्रोमाइज होते हो, तो गवर्नर जनरल एक व्यक्ति के रूप में किसी भी डिसीजन को ले सकते थे। गवर्नर जनरल जो थे वो रिपोर्ट करते थे एक और व्यक्ति को, जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया। और ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर भी थे। मेन समझने वाली बात यह है कि पूरा पूरा मामला जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही कंट्रोल हो रहा था। ये तो हुई बात केंद्र लेवल पर। तो गवर्नर जनरल को मान लिया जाए कि आज के समय पे भारत के प्रधानमंत्री। अब जो प्रोविंसेस थे, जो अलग अलग प्रांत थे, जो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, वहां पे क्या व्यवस्था थी? तो जैसे आज हमारे यहाँ स्टेट के लेवल पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, वैसे उस समय गवर्नर हुआ करते थे। ये गवर्नर को कौन अपॉइंट करता था? ये गवर्नर को भी जो है वो ब्रिटिश क्राउन ही अपॉइंट करता था। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रांत के लेवल पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी। मतलब पहली बार लिमिटेड फ्रैंचाइज, कुछ लोगों को वोट का अधिकार देकर एक विधायिका बनाई गई प्रांत के लेवल पर। मतलब पहली बार भारतीय लोगों से वोट कराया गया। किन लोगों से वोट कराया गया वो बात जो है काफी हमें और गहरे में ले जाएगी, लेकिन ये मानिएगा कि पहली बार लोगों ने वोट कर कर स्टेट लेवल पर, प्रोविंसेस या प्रांतीय लेवल पर जो है वो एक विधायिका बनाई। और उस विधायिका के जो चीफ मिनिस्टर मान लिए जाए वो उस समय के गवर्नर थे, और गवर्नर का अपॉइंटमेंट सीधे जो है वो ब्रिटिश क्राउन से होता था। तो मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने दो चीजों को लेकर आया। पहला ये कि एक फेडरेशन की तरफ अब मूव करे, जहां पे केंद्र और प्रांत के बीच में पावर्स का विभाजन हुआ। दूसरी बात, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि पहली बार जो है वो लोगों को अपने प्रोविंशियल लेवल पर विधायिका के मेंबर्स को इलेक्ट करने का मौका दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को समझ में आने लगा कि भारतीय लोगों को कुछ ना कुछ अधिकार देना पड़ेंगे, वरना ये आंदोलन, आजादी का आंदोलन, पूर्ण स्वराज का आंदोलन थमेगा नहीं। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की इस स्कीम से भारतीय लीडर्स, भारतीय लोग खुश थे? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए भारतीय लोग एक संविधान बनाएंगे, इसकी बात फिर होती रही और ये बात जो है वो आगे बढ़ती गई। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सीधे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो असेंबली जिसने भारत का संविधान बनाया, 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगाए। भारत में क्या सरकार रहेगी, क्या सरकारों के विभाजन रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो 3 मुख्य ऑर्गन्स हैं, मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के क्या पावर्स रहेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। अब पहला सवाल ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स का चयन कैसे हुआ? ये कैसे डिसाइड किया गया कि कौन लोग हैं जो भारत का संविधान बनाएंगे? तो इसके लिए पूरे देश भर में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कि हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट दी गई। मतलब कोई भी जगह जहां पे 10 लाख लोगों की आबादी है, वो एक व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेंगे। उसमें भी डिवीजन हुआ कि जो अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांत, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये कोशिश की गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी का बराबर से रिप्रेजेंटेशन हो। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम करना शुरू किया आजादी के पहले 1946 में 9 दिसंबर को। लेकिन जैसे ही इस कमेटी ने अपना काम करना शुरू किया, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत का विभाजन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों के बीच में हो। इसलिए उनकी मांग ये रही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बनाते समय भी जो है वो पावर्स का विभाजन उसी प्रकार से हो। और इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि धर्म के नाम पर जो है वो विभाजन नहीं किया जाए। ये बात कहीं ना कहीं जो है कश्मकश चलती रही, और इवेंचुअली ब्रिटिश एम्पायर को जो है वो भारत की ये जो मांग थी कुछ लोगों की, मुस्लिम लीग की, कि भारत को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया जाए, इस मांग को मानना पड़ा। अच्छा, थोड़ा सा यदि साइड में हटके एक बात करूं, तो ब्रिटिश एम्पायर ने भारत को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करने के पहले वो सारे राज्य जहां पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, उन लोगों से वोट भी करवाया। और वोट करने के बाद उन्होंने पास किया जिसे हम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, एक वो कानून जिसने भारत को भारत की आजादी दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस
एक्ट जो है ये 20-22 पन्नों का एक कानून था जिसमें लगभग 20 सेक्शन थे। और ये कानून ने कहा कि देखिए अब हम भारत को आजाद कर रहे हैं, भारत को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, दो देशों में, इंडिया और पाकिस्तान। और इसने एक और चीज करी। देखिए इंडिपेंडेंस तो आपने कानून के द्वारा दे दी, लेकिन इंडिपेंडेंस देने के बाद जो है एकदम से आपकी विधायिका का काम कौन करेगा? आजाद भारत में कानून कौन बनाएगा? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका गठन हुआ था संविधान बनाने के लिए 1947 मतलब आजादी के समय से लेकर 1950 तक, आप सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो फोर्स में आया। तो इस बीच में हमारे कानून कौन बना रहा था? इसका जवाब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो काम कर रही थी, संविधान पर भी काम कर रही थी और भारत की सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट मतलब विधायिका का भी काम कर रही थी। अब ये जो कमिटी बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग रिलीजियन, अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए। जब इनमें बातचीत शुरू हुई तो जैसे अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, हम लोग बहस करने में यकीन रखते हैं। तो मानिएगा कि हर मुद्दे पे जो भारत के संविधान में सम्मिलित है उसमें दो नहीं, दो से बहुत ज्यादा मत रखे गए, बहुत सारी बहस हुई। ये बहस जो है वो घंटों चली। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी जो है उसके काम करने के तरीके के बारे में थोड़ी सी आपको बातचीत बताती हूं। एक होता था प्लेनरी कमिटी। एक प्लेनरी कमिटी मतलब ये कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो सब एक हॉल में बैठकर अपनी बातचीत करते थे। और उसके बाद लगभग 30 छोटी छोटी कमिटियों का भी गठन बनाया गया। जब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, भारत में क्या क्या होने चाहिए, तो मूल अधिकार संविधान में क्या जोड़े जाए, इसके लिए एक छोटी सी कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके लिए एक दूसरी छोटी सी कमेटी का गठन हुआ। तो भारत के संविधान में हम जानते हैं भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाए उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करके छोटी छोटी कमेटियां बना दी गई। अच्छा, दो लोगों की भूमिका जो है उनका अलग से मेंशन करना बहुत जरूरी है। पहले बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैंने आपको बताया छोटी छोटी कमेटी थी। जो मेन कमेटी थी उसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा भीमराव अंबेडकर। और एक दूसरे व्यक्ति का नाम लेना बहुत जरूरी है, बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, मतलब उन्होंने ही भारत का संविधान का पहला ड्राफ्ट जो है वो पूरा तैयार किया। और ये दोनों व्यक्ति भारत के संविधान को अलग अलग तरीके से देख रहे थे, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं उनकी किताब हम जानते हैं 1936 में लिखी गई, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि वो जाति को लेकर बहुत संवेदनशील थे। उन्हें लगता था कि भारत में हिंदू धर्म में ये जो जात पात की बात है इसे नए संविधान में सोचने की ज़रूरत है, और नया संविधान ऐसा होना चाहिए कि जात पात पर जो है वो किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं करे। तो बाबा अंबेडकर के लिए पूरा संविधान की जो प्रक्रिया थी वो एक प्रकार से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एक सामाजिक पूरा नवीनीकरण की मुहिम थी। लेकिन बी.एन. राव जी के लिए केवल एक ही मुद्दा था, वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नहीं फंसना चाहते थे। उनका सवाल सिर्फ एक था कि भारत में सुशासन कैसे लेकर आया जाए, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कैसे लेकर आया जाए। और एक बात और समझना जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब तरह और हर विचारधारा के लोग थे। एक तरफ हिंदू राइट विंगर्स भी थे तो एक तरफ सोशलिस्ट भी थे, और इन सब के बीच में काफी घमासान वाद विवाद हुआ। लेकिन भारत की ये परंपरा रही कि हमने किसी एक विचारधारा को प्राथमिकता नहीं दिया, हमने हमेशा वाद विवाद से अपनी बात को आगे बढ़ाई। खैर, जब हम संविधान के अलग अलग विषयों को उठाएंगे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स क्या रहे उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। तो अब आते हैं जल्दी से कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार किया तो ये ड्राफ्ट जो है काफ़ी लंबा था। इसमें उस समय 395 आर्टिकल्स थे। अब तो खैर उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, अमेंडमेंट पे भी एक नया वीडियो हम बनाएंगे। और ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इसके पूरे ड्राफ्ट को पहले सामने रखा गया, और 24 जनवरी 1950 को जो है सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने उसकी कॉपी को साइन किया। आपको जानकर शायद ये आश्चर्य हो कि भारत के संविधान को टाइप नहीं किया गया, प्रिंट नहीं किया गया, इसे लिखा गया। और इसे लिखते समय इसे हिंदी में भी लिखा गया और इसे अंग्रेजी में भी लिखा गया। ये जो लिखित
ओरिजिनल कॉपीज़ हैं ये आज भी पार्लियामेंट में, संसद में जो लाइब्रेरी है उसमें उसकी कॉपीज़ रख दी गई हैं। और ये भी आपको जानकर शायद बड़ा अच्छा लगे कि हर पेज पर जो ओरिजिनल संविधान है उसकी हर पेज पर शांति निकेतन के अलग अलग कलाकारों ने अलग अलग सुंदर सी कलाकृतियाँ को भी बनाया। ये भारत का संविधान फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हम भारत का गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। यदि आपके जहन में अभी भी सवाल है कि यही दिनांक क्यों चुनी गई, 26 जनवरी को ही क्यों ये डिसाइड किया गया कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे एनफोर्स किया जाएगा, उसे फोर्स में लेकर आया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि 26 जनवरी ही वो दिनांक थी जब 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन पास किया था। मतलब पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करी थी और इसलिए 26 जनवरी 1950 को सही मायने में भारत आज़ाद हुआ। चलते चलते एक छोटी सी बात, टेक्निकल बात आपको और समझाती हूँ। देखिए, जब 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो उसमें ये लिखा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये विधायिका का काम करेगी, लेकिन ये जो भी संविधान लेकर आएंगे उसको आपको ब्रिटिश सरकार से अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो जब हम आज़ाद हो गए और हमारा संविधान आया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि भाई हम अब आज़ाद हो चुके हैं, अब हम हमारे संविधान को वापस से ब्रिटिश सरकार से क्यों जो है अप्रूव करवाएंगे या रैटिफाई करवाएंगे। तो उन्होंने संविधान में ही एक अनुच्छेद डाल दिया जिसे कहते हैं आर्टिकल 395। जब हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे उस पर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और आर्टिकल 395 के अनुसार ये कह दिया गया कि अब भारत आज़ाद है, हम किसी से अप्रूवल रैटिफिकेशन नहीं करेंगे और हम भारत के लोगों ने अपने आप को दिया भारत का संविधान। मैं बिल्कुल मान सकती हूँ कि बहुत सारे जो मैंने बातें कही उसमें काफ़ी सारे सवाल आपके जहन में आएंगे। पहले वीडियो में भी आपने जो भी कमेंट्स दिए हैं, मैं ना सिर्फ आपके कमेंट्स पढ़ रही हूं पर कोशिश कर रही हूं आपके कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। क्या सवाल हैं आपके, इन्हें ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ, सारे ग्रुप्स पे इसे ज़रूर शेयर करें, साझा करें। अगले वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे सवाल पर जिसमें भारत में चर्चा नहीं होती, इसके पहले कि हम संविधान में आगे बढ़ें। वो ये कि महिलाओं का और स्टूडेंट्स का क्या भूमिका रही भारत के संविधान को बनाने में, और ये भी कि क्या जब हमारे चयनित लोगों ने भारत का संविधान बनाया, हमने तो नहीं बनाया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि हम भारत के लोगों ने ही संविधान बनाया? इस सवाल पर और प्रकाश डालूंगी अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल द वायर के साथ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।